संपदा द रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने देश के किसानों के लिए, किसानों के हित के लिए और जो अभी बजट आया है हमारा, हम उस पर जो है कृषि के लिहाज से क्या क्या खास बातें इसमें तय की गई हैं, रखी गई हैं, उस पर हम चर्चा के लिए हमारे बीच जो हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर MP उपाध्याय सर, जो हमारे पूर्व कृषि विभाग के निदेशक रहे हैं, श्री डॉक्टर CB श्रीवास्तव जी, जो संयुक्त निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हैं कृषि विभाग से, और कृषि विभाग के जिला कृषि रक्षा अधिकारी डॉक्टर विनय जी। ये विशेषज्ञ जो कृषि क्षेत्र से हमारे हैं, मैं समझता हूँ कि आपने बजट पर काफ़ी अपनी पैनी नज़र गड़ाए रखी है। किसान भाइयों और हमारे जो कृषि के सामान्य दर्शक भी हैं, उनके लिए एक बात बताना जरूरी है कि हमारा जो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है और यहाँ की बहुत बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। वर्तमान में देश में जो कुल रोजगार हमारा आता है कृषि क्षेत्र से, वो लगभग 42% आता है और देश की अर्थव्यवस्था में भी कृषि का जो योगदान है GDP में, वह लगभग 16% है। तो कुल मिलाकर के कृषि एक हमारा ऐसा क्षेत्र है जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारी अर्थव्यवस्था के सेक्टर में। तो जो नया बजट आया है, लगभग ये 1.25 लाख करोड़ का जो हमारा ये बजट में प्रावधान, व्यय प्रावधान है, और इसमें लगभग 84,000 करोड़ रुपए ये कृषि और वन संबंधी कार्यों के लिए हैं और लगभग 60,000 करोड़ रुपए ये PM किसान योजना के लिए इसमें प्रावधानित किया गया है। बहुत सारी योजनाएं कृषि के इस बजट में कृषि के लिए जो निर्धारित की गई हैं, तो कुल मिलाकर जो दिखाई दे रहा है कि यह बजट कृषि और किसानों के हित में है। फिर बहुत सारी जो योजनाएं जो है लगाई गई हैं, जैसे हम कहूँ कि कृषि में जो फाइनेंस की समस्या होती है, कृषि क्रेडिट, तो 20,000 करोड़ रुपए जो है एग्रीकल्चर क्रेडिट के रखा गया है। 1 करोड़ किसानों को इसमें प्राकृतिक खेती के लिए जो है उन्हें प्रोत्साहित करना, उन्हें लाभान्वित कराना है। इसके अलावा यानी नेचुरल फार्मिंग के लिए, इसके लिए सप्तवर्षीय योजना जो लागू की गई है समावेशी विकास के लिए, मैंने समाज के हर तबके के लिए और बुनियादी ढांचों के लिए, निजी क्षमताओं के विस्तार के लिए। तो हरित विकास की जो बात कही जा रही है, कृषि से संबंधित स्टार्टअप के लिए जो है काफी प्रावधानित किया गया है। कोऑपरेटिव सेक्टर को भी जो है इसमें लाया जा रहा है। एक जो है एग्रीकल्चर एक्सीलरेशन जो है फंड जो है इसको निर्धारित किया गया है। तो इसमें जो है जो 500 करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड जो है यह स्थापित किया जा रहा है और 2000 स्टार्टअप को स्थापित अभी तक जो हो गए हैं, इनको आगे 10,000 का लक्ष्य रखा गया है कि इससे जो है स्टार्टअप जो है स्थापित किया जाएगा, ताकि जो है लोग जो है अधिक से अधिक कृषि में नए युवा जो है उद्योगपति आए और कृषि में जो है आय के साधन जो है बढ़े। तो मैं ये तो जो है प्राइमरी फेसी जो मैंने बातें की हैं, मैं चाहता हूं कि हमारे उपाध्याय जी जो हमारा ये बजट है, जिसको मैंने कहा कि काफी दिखने में लग रहा है कि ये किसानों के लिए काफी लाभदायक बजट है। तो सर, आप क्या सोचते हैं कि ये बजट किसानों के लिए कितना लाभकारी हो सकता है? देखिए, एक होता है सोच, फिर एक होती है नियत, फिर एक होता है उसका क्रियान्वयन। जी जी जी। तो शासन की मंशा बहुत अच्छी रही जी। शासन की नियत भी बहुत अच्छी रही है बजट तैयार करने में। जी जी। अब आगे जो इसका क्रियान्वयन है जी, क्योंकि इसके लाभ तो तब मिल पाएंगे जबकि क्रियान्वयन सही ढंग से होगा जी। अब उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि सिस्टम को इसके लिए वेल इक्विप किया जाए अच्छी तरह से, कि जो व्यवस्थाएं और जो इसमें जो बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उनका बेहतर सदुपयोग हो और किसानों को उसका पूरा लाभ मिले। इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, अगर मोटे तौर पे तो हम देखें तो मतलब जैसे पिछले बजट में 1.32 था, अब 1.25 है।
लेकिन हम दूसरी तरफ अगर ये देखें तो अन्य बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनके माध्यम से किसानों को बेनिफिट देने का प्रयास किया गया है। अब जैसे उसमें एक यही चीज है कि किसान जो हैं उनके लेवल पर खास तौर से, जबकि हमारे यहाँ लगभग 93% लघु सीमांत किसान हैं, हमें कोई भी व्यवस्था, कोई भी प्रोग्राम हमें उनको सामने रखकर करना होगा। अब जैसे गोदाम की योजना रखी गई है, इससे निश्चित रूप से छोटे छोटे किसान भी अपनी थोड़ी थोड़ी मात्रा रख सकेंगे, वरना उनके लेवल पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जहां वो अपनी उपज को रख सकें और कुछ समय रोक करके और अब सही दाम पर बेच सकें। तो इसका लाभ, अब इसके लिए उनको एजुकेट करना, उनके पास तक ये बात पहुंचाना और ये देखना कि जहां पर सबसे ज्यादा आवश्यकता है वो गोदाम उन जगहों पर बने, ये चीजें हों। ऐसे ही बहुत सारे जो और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, मार्केट इंटेलिजेंस की बात की गई है, बहुत सारी चीजें की गई हैं, ये सब किसानों के हित में की गई हैं, लेकिन उनके पास इस सुविधा का उपयोग कैसे वो करेंगे, ये जानकारी तो उन तक पहुंचे ठीक से और जल्दी पहुंचे, इस पे जो है ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि किसान को जो है ये जानकारी पहुंचना जरूरी है ताकि उनका वो लाभ उठा सकें। सीपी सिलवा सर, ये आप ये बताइए कि कृषि को हाईटेक बनाने के लिए डिजिटाइजेशन की जो बात की जा रही है या कृषि के लिए मार्केट इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, स्टार्टअप की बात की जा रही है और फसल बीमा योजना का जो दायरा बढ़ाने के लिए जो फसलों की जो उपज का आकलन होता है उसके लिए भी जो है डेडिकेटेड एक उपग्रह की व्यवस्था की जा रही है, मार्केट इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, हाई वैल्यू फसलों को बढ़ाने की बात की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये किसानों के लाभ की बात है। तो इस बजट को किस तरह जो है आप देख रहे हैं कि इससे किसानों को क्या क्या लाभ हो सकते हैं? देखें, हम इस जो वर्तमान बजट आया है इसको सरकार ने जो प्रस्तुति दी है इसको दो नजरिए से देखते हैं। एक तो ये देखना पड़ेगा कि जो ये रणनीति बनी है वह काफी सोच विचार करके और एक विश्लेषण के बाद इस बजट में कृषि को प्रमुखता दी गई है। उसको यदि संक्षेप में हम समझें, देखें जो पहला रियो दी जनेरियो में विश्व सम्मेलन हुआ जलवायु परिवर्तन को लेकर के फरवरी 1979 में, 42 साल पहले की ये घटना है और उसी समय ये तय कर दिया गया था, विश्व के लगभग सभी देश उसमें प्रतिभाग किए और यह संकेत दे दिया गया था कि जो आने वाला दिन है वो काफी अच्छा नहीं होगा, खास तौर से तापक्रम बढ़ेगा, उसी के साथ नदियों में बाढ़ या नदियों की स्थिति खराब होगी, ओला पाला, ये सब चीजों को जिससे कि हमारी एयर क्वालिटी भी खराब होगी, मिट्टी का स्वास्थ्य खराब होगा, जल की स्थिति अच्छी नहीं होगी, ये सारे संकेत दे दिए गए थे। उसमें से कृषि में मोटे मोटे तौर पे देखें तो उन्होंने मृदा को लेकर के काफी चिंता व्यक्त किया है कि मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो पूरे विश्व स्तर पर यदि देखा गया तो सभी जगह पे गिरावट आना आरंभ हो गई थी और उसके बाद हर देश ने अपने यहाँ जाकर के कुछ न कुछ काम किया। अब यदि उस पैमाने पर हम देखें तो जो सरकार के द्वारा अब की बार बजट की प्रस्तुति की गई है, यदि इसको क्रोनोलॉजिकल में देखें आप तो 1979 के बाद से जो भारत ने काम किया या भारत के जो हमारे सरकारें थीं, विभिन्न समयों पे विभिन्न प्रकार की सरकारें रही हैं, खासतौर से कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है और उसमें इस बात को लेकर के काफी विवाद हुआ कि भारत जो वैश्विक स्तर पर जो चिताया जा रहा है कि भारत उन चीजों की उपलब्धता कराएगा अन्य देशों को जिससे कि वहां के लोग दीर्घायु होंगे, यानी कि ऑर्गेनिक प्रोड्यूस देगा उनको। इसको WTO में लाया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, और इस पे काफी बहस भी हुई, कोपेनहेगन में इसकी बहस हुई। मैं यदि इसको ठीक ढंग से समझ पाया तो मैंने देखा कि केवल बहस का मुद्दा बना रहा और छिटपुट काम होता रहा और बजट में भी उसी तरह की व्यवस्था की जाती रही। लेकिन जब
हमारे आदरणीय मनमोहन सिंह जी एक बड़े अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने 2010 और 11 में इस बात के संकेत स्पष्ट रूप से दिए कि कृषि जगत में एक भारी परिवर्तन होने की संभावना है, इसलिए कृषि पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। बात केवल वहीं पे रुक गई, लेकिन 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो इन्होंने उसको एक एक बिंदु को उठाना शुरू किया और उस समय कृषि वैज्ञानिकों में और कृषि नीति निर्धारकों में भी एक हंसी बनती थी कि आते ही इन्होंने ये कहा कि पहले ये देखा जाए कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है, हर किसान के हाथ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड होना चाहिए। बेसिक चीजें जो है शुरुआत की उन्होंने आरंभ किया। और ये जो बजट आया है इसमें हाईटेक, मैं इसी के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ कि ये जो हाईटेक आ रहा है या डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात आ रही है, वो कैसे आ रही है, उसके तरफ मैं आपको आपका ध्यान आकर्षित करा रहा हूँ। देखिए उसमें हुआ क्या कि उसमें सिर्फ यह बात थी कि किसानों के हाथ में जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड जाएगा, तो उससे यह पता चला कि देश की मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है, मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है, और उससे यह पता चला कि भाई मिट्टी का स्वास्थ्य तो हमारा खराब हो रहा है, कमोबेश मिट्टी की स्थिति अच्छी नहीं है। अच्छा, अब आप देखिए हमारा जो सोच है, हमारे देश की जो सोच है वो ये है कि हमारा उत्पादन बढ़े। पहली जो हमारी प्रायोरिटी है वह चाहे दूध का उत्पादन हो, अंडे का उत्पादन हो, स्टेपल फूड का उत्पादन हो, पल्सेस का हो, ऑयल सीड का हो, मत्स्य का हो, सबका उत्पादन बढ़े। क्यों? क्योंकि अभी जिस तरीके से हम इकोनॉमिक्स में माने कंट्री के इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर का रोल है, उसके हिसाब से अभी हम उन देशों के पीछे थे प्रोडक्टिविटी में जिन देशों को हम विकास की गति में नंबर 1 या नंबर 2 पे रख रहे हैं। हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी स्थिति रही, यानी क्लाइमेट्स को देखें, वेदर को देखें, मिट्टी को देखें, जलवायु को देखें। तो अब उसमें हुआ क्या कि मिट्टी का स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी 40% किसानों ने ये कहा कि हम खेती नहीं करना चाहते हैं। ये चौंकाने वाली बात थी। और 2015 में जब इन लोगों ने विश्लेषण शुरू किया तो ये पाया कि हम मिट्टी का स्वास्थ्य कार्ड दे करके केवल किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि तुम्हारी मिट्टी कमजोर हो गई है, अब सावधान हो जाओ या उसमें इन्हीं चीजों का प्रयोग करो, लेकिन दूसरी तरफ किसान मनोभाव से किसी में नहीं जुड़ना चाहता है। और 2015 की बजट में आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा इन लोगों ने जोर दिया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एक नया रूप ले आए। ये तो चीजें ठीक है। नहीं सर, ये डिजिटल की ही तरफ ले जा रहा हूं आपको। आप जरा सा इसको ध्यान दें कि किस तरह से 5000 करोड़ रुपए की जो हमारी स्कीम है वह कैसे आते आते 2022 में वह इस बात का संकेत देने लगे कि क्लाइमेट चेंज अब अपनी पराकाष्ठा पे है और अब तक जितने भी प्रयास किए गए हैं वह प्रयास काफी विफल होते नजर आ रहे हैं। उसको लेकर के इन्होंने युवाओं को जोड़ने की बात कही है, उसको लेकर के डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात कही है, लेकिन मैं पुनः उस बात को दोहराऊंगा, इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि आज भी प्रोडक्टिविटी में एक भारी गैप है। यदि न्याय पंचायत स्तर पर आप देखेंगे तो वहीं पर 7 कुंटल प्रति हेक्टेयर की उपज देने वाला भी किसान है और वहीं पर 30 कुंटल की उपज देने वाला भी किसान है, 70 कुंटल का भी है। तो वहां पर हमें यह देखना होगा कि यदि वहां पर रिसोर्स रिच फार्मर और रिसोर्स पुअर फार्मर, तो जो रिसोर्सेज हैं उसके गैप को कम करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, ना कि आप ओवरऑल जो सीन दे रहे हैं कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हो जाएगा और ऐसी स्थिति हो जाएगी जिससे कि मार्केट लेड एक्सटेंशन होने लगेगा। मार्केट की बात जगह जगह पर आई है। मेरा यह मानना है कि जो बेसिक चीज है, क्योंकि देखिए न्याय पंचायत से ही हमारा विकास खंड बना है, विकास खंड से हमारा तहसील बनी है, तहसील से हमारा जिला बनता है, और जिले स्तर पर जब हम देखते हैं कि एक ही जिले में जो वेरिएशन है उत्पादकता को लेके। अच्छा, मैं क्यों उत्पादकता पे जोर दे रहा हूं? देखिए उत्पादकता हमारी प्राइम चीज है, यदि उसको हमने कहीं खोया तो हमारा जितना भी कृषि के ऊपर कार्य है वो फेल्योर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये जो बजट अब की बार आया है उसमें 2-3 चीजें बार बार कही जा रही हैं, जैसे कृषि को हाईटेक बनाया जाना, वैल्यू एडिशन वाली जो है वो बात की जा रही है, वैल्यू एडिशन की बात की जा रही है, हाई वैल्यू खेती को प्रोत्साहन देने की बात की जा रही है, स्टार्टअप की बात की जा रही है, यानी कृषि के औद्योगिकरण की बात की जा रही है, यानी कि ऐसी फसलों का उत्पादन किया जाना जिनकी मार्केट वैल्यू अच्छी हो।
तो आप जो जरूरी नहीं है कि उत्पादन जो है जरूरी नहीं है सर, कि सर यहाँ मैं नहीं सहमत हूँ आपसे। देखें 140 करोड़ की आबादी के लिए जो सबसे अति आवश्यक है वो फूड है, और फूड के साथ साथ उस फूड के जो जरिए बन रहे हैं उससे जुड़ना है। तो पहली बात तो हमारी आवश्यकता ये है कि हमारा प्रोडक्शन, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो कहीं भी डिमिनिश न करे, कहीं गिरे ना, नंबर 1। नंबर 2, अब उसको जो करने वाला है वह जुड़े। तो दूसरे पक्ष को तो बहुत ठीक ढंग से टेकअप कर लिया गया कि भाई आपको मैं उद्योग एग्रीकल्चरल इंटरप्रेन्योर बनाने जा रहा हूं, आपको हम प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं, हम आपको वैल्यू एडिशन देने जा रहे हैं, या पीओस के माध्यम से तमाम स्कीम उनको फैसिलिटेट कर रही है। लेकिन यदि वह गैप नहीं भरेगा और डेमोग्राफिकल प्रेशर में कहीं गिरावट नहीं आ रही है तो हमारे लिए यानी कृषि जगत के लिए चिंता का विषय है ये। यानी कहने का आशय यह है कि हमें जो है एक तो खाद्य सुरक्षा को बचाए रखते हुए, खाद्य सुरक्षा हमारी जो है पहली शर्त है कि फूड हमारे लिए पर्याप्त हो खाने के लिए, और दूसरी चीज यह है कि जो वैल्यू एडिशन की बात की जा रही है, यानी हमें 2 तरह की खेती को बढ़ावा देना है। एक तो खाद्य सुरक्षा का, और दूसरा वो फसलें जिनकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है, जिनकी वैल्यू ज्यादा है, और उनमें वैल्यू एडिशन भी करना। सर मोटे तौर पे ऐसे समझ लें एक लाइन में कि यदि हमारा दिल ना लगे किसी काम में, और दिल लगाने के लिए जरूरी है कि हमारे पास आकार आए उत्पाद का, तब तो हमारी बुद्धि खुलती है कि अब हम इसको प्रोसेस करना है, इसको वैल्यू एडिशन करना है, इसको मार्केट करना है। यदि हमारे पास जो मूल चीज कम होने लगे तो फिर हमारा उत्साह कम हो जाता है। यानी जो किसान भाइयों को खेती से जोड़े रहने का काम है उसको भी प्राथमिकता में लेना पड़ेगा। अच्छा देखिए दूसरा संकेत, आप सभी जानते हैं कि आज हमारे देश में चूंकि मिट्टी का स्वास्थ्य गिरा है, उस पे यूरिया, डीएपी या हम उसको न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं, उसका सपोर्ट के बगैर 130-140 करोड़ की जनता के लिए जो फूड ग्रेन या जो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नेशनल बास्केट में, वो कैसे कर पाएंगे? ये जरूर है। देखिए कहीं मना नहीं है, प्राकृतिक खेती में यदि हम ये कह रहे हैं कि गोबर की खाद दे करके तो उसको जीवांश की मात्रा बढ़ा करके हम अपने मिट्टी के स्वास्थ्य को समुन्नत करें, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वह ध्यान रहे, कहीं विस्मृत ना हो कि हमारा जो लक्ष्य है